हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीईटी, एसएससी, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने टाइटन, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी गैनीमेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैनीमेड। दोस्तों, यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखिएगा कि ये बृहस्पति का उपग्रह है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो टाइटन है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नीलगिरी शिखर, ऑप्शन बी अन्नामुदी शिखर, ऑप्शन सी अगस्त्य माला या फिर ऑप्शन डी पेरुमल शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नामुदी शिखर। दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो दक्षिण भारत के इस क्षेत्र को जो हम कहते हैं वो कहते हैं पश्चिमी घाट, और इधर का जितना क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदी शिखर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अन्नामुदी शिखर है ये किस पर्वत पे है, तो याद रखिएगा कि ये अन्नामलाई पहाड़ी पे है। अगर आपसे यहीं पर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि अन्नामुदी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, नेत्रानी द्वीप भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों, जो नेत्रानी द्वीप है ये एक परवाल से निर्मित द्वीप है। परवाल जो होते हैं वो एक प्रकार के जीव होते हैं और इनके इकट्ठे होने से, इनके मरने से और इनके इकट्ठे होने से द्वीप का निर्माण होता है। नेत्रानी द्वीप इसी प्रकार का एक द्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा परवाल द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो केरल है इसी को स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जो केरल है इसी राज्य को मसालों वाला राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय भारत हिमालय का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि जो कुमायूं हिमालय है ये किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है सिंधु नदी तथा सतलज नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी तथा काली नदी, ऑप्शन सी काली नदी तथा तिस्ता नदी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी तथा काली नदी। दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए कुमायूं हिमालय की तो अगर हम सतलज नदी को देखें और काली नदी को देखें इसके बीच में आपको कुमायूं हिमालय मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने धनबाद, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी दुर्गापुर या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। दोस्तों, धनबाद जो है ये झारखंड में है और यहाँ पर सबसे अधिक कोयले की खदानें पाई जाती है, इसीलिए याद रखिएगा कि इसी को कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है ओजोन क्षय, ऑप्शन बी जल संसाधनों में कमी, ऑप्शन सी जैव पदार्थ जेनेटिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन क्षय। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आप सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इस समय देखा जाए तो मानवीय जितनी भी क्रियाएं होती है उसके माध्यम से ओजोन परत को हानि बहुत ज़्यादा पहुंचाया जा रहा है। और इसी ओजोन क्षय को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि ओजोन क्षय को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल 1987 में चलाया गया था और इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। और इसी के बाद याद रखिए कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 41वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 43वां संशोधन अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान या फिर छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे कार्य किए गए थे। सबसे पहला काम तो ये किया गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। इसी प्रकार से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इस तरीके से कई सारे कार्य किए गए, इसीलिए इसको छोटा संविधान या लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है, तो याद रखिएगा कि जो भाग 20 है, इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन आपके सामने ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी रासायनिक या फिर ऑप्शन डी बिजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे विद्युत मोटर के बारे में पूछा जाए और जनरेटर के बारे में पूछा जाए, दोनों का आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। विद्युत मोटर की जब बात की जाती है तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। जैसे आपके घर में पंखे लगे होंगे तो लाइट का सपोर्ट उस पर आ रहा है, यानी कि उसमें बिजली आ रही है, तभी उसके पूरे यंत्र यानी कि पूरा का पूरा पंखा कार्य कर रहा है, यानी कि इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जनरेटर की, तो जनरेटर में क्या होता है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जनरेटर एक यंत्र है और इसके द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से अगर आप समझ के इसको देखेंगे तो आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। दोनों का आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब विद्युत मोटर की बात की जाती है तो बिजली ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जब जनरेटर की बात की जाती है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमलगम का आवश्यक घटक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अम्ल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी क्षार या फिर ऑप्शन डी गैर धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अमलगम है ये होता क्या है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी धातु के साथ पारा मिला दिया जाता है, जब भी कोई धातु के साथ हम पारा मिक्स कर देते हैं तो उसको हम अमलगम कहते हैं। तो इसमें पारा जो है ये एक आवश्यक घटक है, इसका होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातु का गुण जिसके कारण इसे तार में ढाला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी तन्यता या फिर ऑप्शन डी तनन सामर्थ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तन्यता। दोस्तों कोई भी धातु जिसको हम कह सकते हैं कि उसको तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो ये उसका तन्यता गुण कहलाता है। इसी प्रकार से धातु को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये कुछ धातुओं के गुण हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डेंगू किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी गोल कृमि या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। दोस्तों ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आज की बात करें तो आज ही के दिन यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है। आप एक बार यूपी पीसीएस का पेपर देखिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करके देखिएगा कि हमारे वीडियो से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आज के वीडियो में आपको कराया है विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस जो है इसको भी आज के पेपर में पूछा गया था, जिसका आंसर होता है 16 सितंबर। इसी प्रकार से
ये क्वेश्चन जो है कि डेंगू किसके कारण होता है, तो आप सभी को पता है कि वायरस के कारण होता है और मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो यूपी पीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा एक बार इस पेपर को देख लीजिएगा, आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको पेपर देखना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने पेपर को शेयर किया है। आप उसको देखकर उसमें अपना कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पेपर देखकर आप अपना पूरा एज्यूम कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आज का पेपर आप देते तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते थे। तो पेपर को एक बार जरूर देखिएगा और अगर भविष्य में आप यूपी पीसीएस का पेपर देने की सोच रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कल के वीडियो से दो कमेंट पर डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला कमेंट है उपासना सिंह जी का। इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, भगवान अयोध्या नाथ जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपासना सिंह जी का कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। आगे कमेंट है आरुषि यादव जी का। इन्होंने लिखा है, नाइस क्लास सर, रियली योर क्लासेस गिव्स अस लॉट ऑफ नॉलेज एंड मोर इफेक्टिव फॉर जीके जीएस। थैंक्स सर फॉर प्रोवाइडिंग अस गुड स्टडी मटेरियल। तो आप दोनों लोगों को और जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, जितने लोगों ने लाइक किया है, उन सभी को मैं एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों में उनके द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस या फिर ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। दोस्तों यहाँ पर जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की बात की जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किन वस्तुओं को नहीं देख सकता। आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, साइड की वस्तुओं को या फिर कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो दूर की वस्तुओं को। देखिए नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसी प्रकार से जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं ये दूर की वस्तुओं को तो देख लेते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते। इसका रीज़न ये है कि जो नेत्र गोलक होते हैं, जो रेटिना होता है, रेटिना से ये जो इनका इमेज बनता है उससे दूर बनता है, इसलिए इसका नाम दूर पड़ा है, ना कि निकट देखने से या फिर दूर देखने से। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे लेंस पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको आप एक छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो निकट लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ दूर, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब दोनों की बात की जाए तो किस में कम लेटर है, यानी कि किस में कम अक्षर है, तो दूर दृष्टि दोष में कम अक्षर है, तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट क्या है, इसमें ज़्यादा अक्षर है, दूर में कम अक्षर थे और निकट में ज़्यादा अक्षर है, तो यहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि निकट शब्द में भी ज़्यादा अक्षर है और अवतल शब्द में भी ज़्यादा अक्षर है, दूर शब्द में भी कम अक्षर है और उत्तल शब्द में भी कम अक्षर है। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप कभी भी क्वेश्चन के आंसर को गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत को चुनें। ऑप्शन आपके सामने है ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा, ऑप्शन बी नेपेंथीज कीटभक्षी पौधा, ऑप्शन सी सरकेनिया कीटभक्षी पौधा या फिर ऑप्शन डी रेफ्लेशिया कीटभक्षी पौधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेफ्लेशिया कीटभक्षी पौधा। दोस्तों यहाँ पर ड्रोसेरा, नेपेंथिस और सरकेनिया ये सब कीटभक्षी पौधे हैं, लेकिन जो रेफ्लेशिया है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, यानी कि कीटों को क्यों खाते हैं। तो याद रखिएगा कि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिए कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक आलू का उत्पादन किस राज्य में होता है
तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन और चीनी का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि सोयाबीन या फिर कह सकते हैं कि दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश अग्रणी है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। दोस्तों अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के बनने में क्या आवश्यकता किसकी आवश्यकता होती है, तब भी आपका आंसर लोहा हो जाएगा, यानी कि आयरन हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मायोग्लोबिन के बनने में किसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें भी आयरन की यानी कि लोहे की आवश्यकता होती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सब्जी में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन पालक का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पालक पर टिक करना है। इसीलिए डॉक्टरों द्वारा जब भी आयरन की कमी बॉडी में हो जाती है तो पालक खाने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने क्रिकेट, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन डी तैराकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलीबॉल। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। अगर आपसे पूछते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा बेसबॉल है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि जो स्पेन है, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सांड युद्ध या फिर मानव युद्ध जो है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले लोगों में श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन बी कोयला उद्योग में, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग में। तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा कि जो कोयला उद्योग होते हैं यहाँ पर काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है और वो राज्य सिक्किम है। इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा कि जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट या फिर ऑप्शन डी कोकण तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि ये पूरा तमिलनाडु क्षेत्र है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो पूरा तट है, इसके चारों ओर का जो तटीय क्षेत्र है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने लिपिड्स, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी काइटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काइटिन। दोस्तों जो कवक होते हैं इनकी कवक भित्ति काइटिन तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछते हैं कि शैवालों की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है लेबोजियर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश या फिर ऑप्शन डी सोरेनसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेनसन। दोस्तों जो पीएच मान होता है इसके आधार पर हम किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन होने का पता करते हैं। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है इसका मतलब ये है कि वह उदासीन है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है इसका मतलब ये है कि वह क्षारीय है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है इसका मतलब है अम्लीय है। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ऑप्शन आपके सामने एमबी, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी जीबी या फिर ऑप्शन डी केबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीबी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सबसे छोटा कह सकते हैं कि जो एक निबल है, एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो याद रखिएगा कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलो बाइट यानी कि केबी में 1024 बाइट होते हैं।
अब यहाँ पर आपको 1024 ध्यान रखना है और लगातार 1024 करते जाना है। देखिए, सबसे छोटा बिट हो गया, उससे बड़ा निवल, उससे ऊपर बाइट, उससे ऊपर केबी, उससे बड़ा होता है एमबी, यानी कि 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। और इसी प्रकार से 1024 जीबी से एक टीबी बनता है। तो यहाँ पर टीबी जो ऑप्शन है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 1024 एमबी जीबी जब मिलेंगे तो एक टीबी बनेगा, यानी कि टीबी जो है वो सबसे बड़ा माप है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। तो जो नर्मदा नदी है, याद रखिए कि ये विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती है। इसी के सतपुरा के नीचे आपको नदी मिलेगी ताप्ती नदी, और ये ताप्ती नदी है ये इस सतपुरा और अजंता पहाड़ी के बीच में स्थित है, यानी कि लगातार 3 पहाड़ी है। सबसे ऊपर विंध्य पर्वत, उसके नीचे सतपुरा पर्वत और नीचे मिलेगा आपको अजंता पर्वत। तो जो विंध्य पर्वत है और सतपुरा पर्वत है, इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है, और जो सतपुरा पर्वत है और अजंता पर्वत है, इसके बीच में से ताप्ती नदी बहती है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी किन पर्वतों के बीच से बहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी रिम्फ वैली से होकर बहती है, यानी कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही नदियां जो है वो रिम्फ वैली से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पक्षी रंग बदलती है? ऑप्शन आपके सामने डोडो, ऑप्शन बी सुरकौ, ऑप्शन सी पेंजी या फिर ऑप्शन डी चिकोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरकौ। तो जो सुरकौ पक्षी है, रियल में इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है कि वो अपना रंग बदल पाए, लेकिन इनके पंखों की बनावट इस प्रकार से होती है कि अगर लाइट का जो एंगल है, जिस प्रकार से लाइट का एंगल पड़ता है, वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पक्षी अभी इधर देख रही है तो अचानक उसका कलर कुछ और है, और जैसे ही वो अपना चेहरा घुमाती है तो उसके पंखों पर लाइट का एंगल भी चेंज होता है, जिस कारण से उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी रंग बदलती है, तो सुरकौ पक्षी जो है वो अपना रंग बदलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद आप ना कर पा रहे हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता होंगे। अगर पूरा वीडियो आपने देखा है और आपको लगता है कि मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, तो आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा और अपना मन बनाइएगा। पहले तो अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइएगा, उसके बाद अपनी तैयारी कीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो भी लक्ष्य है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? और ऑप्शन बी दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।